नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि अपडेट पाएं सबसे पहले। आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नाम। तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। व्यवहारी विकासखंड की नगर पंचायत व्यवहारी की वार्ड नंबर 5 में सैकड़ों आदिवासी परिवार घर से भी अब एक घर और विगत 6 दिनों से खुले आसमान के नीचे कड़कड़ाती ठंड में छोटे छोटे बच्चों को लेकर भगवान भरोसे रहने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि व्यवहारी न्यायालय के द्वारा आदिवासियों के खिलाफ आदेश पारित करते हुए आदिवासियों की पुश्तैनी जमीन को पटेल समाज के कुछ लोगों के द्वारा न्यायालय को भ्रमित कर आदिवासियों के खिलाफ फैसला कराया गया और न्यायालय ने 2 आदिवासियों को जेल तक भेज दिया और सभी आदिवासियों को धमकी दी गई कि अगर तत्काल घर खाली करके बाहर नहीं गए तो सबको जेल में ठूस दिया जाएगा। इस तरह का तुगलकी फरमान जारी किए जाने से आदिवासी परिवारों में भारी आक्रोश व्याप्त है। खुले आसमान के कड़कड़ाती ठंड के कारण एक बच्चे की हालत ज्यादा नाजुक हो गई, जिसको जन अस्मिता यात्रा के जिला प्रभारी ने अस्पताल भिजवाने का काम किया और जन अस्मिता यात्रा के जिला प्रभारी अरुण तिवारी ने शासन प्रशासन को कोसते हुए कहा कि एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी गरीब परिवारों को पक्का मकान देने का वादा करती है और सच्चाई ये है कि आदिवासी परिवार के कच्चे मकान को भी ढा दिया गया और सैकड़ों आदिवासी परिवार खुली छत के नीचे रहने को मजबूर हैं। करवा देंगे हम। कौन बोल रहा था? पटेल। कौन पटेल? नाम बोलो। कुशलेन। हाँ। ये कुशलेन पटेल कौन है? अरे नाम बोलो। तो क्या कह रहा है? बोल रहा है कि अबे हम शेड्यूल भेज देंगे। ठीक है भेज दें दो। हाँ। कुशलेंद्र पटेल का राज्य है? नाम क्या है? कुशलेंद्र पटेल का राज्य है क्या? जानते हैं। यहाँ तो मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री माननीय चौहान जी हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, शासन राजा वो हैं। निकालेंगे तो वो निकालेंगे, कोई पटेल आपको बाहर नहीं कर सकता। ये बोल रहा है भेजना है तो सबको जेल भेजे। पूरे परिवार समेत भेजे और आदमी का हम भेजेंगे जेल। हाँ ठीक है भेजो। कल अपने से जेल चलना है, कल सबको जेल चलना है। इतने आदमी जेल में जाए जो जब विधायक को आना चाहिए, विधायक को बिल्कुल आना चाहिए। अब कहाँ जाएंगे? छोटे लड़के बच्चे समस्या है, घर भी नहीं दे रहा ना, घर हमें बना करते हैं, हम इस तरह कैसे रहेंगे? आप बात करो, मीडियम होता है। तो ये बताइए कि आपके समाज के शरद कौल जी विधायक हैं, तो आप लोगों के विधायक जी ने क्या मदद करी आप लोगों से? नहीं किए मदद, कर भी नहीं रहे हम मदद। बेटा जमीन मांगो बेटा। अपने लिए रहन सहन की रहने के लिए घर भी नहीं दे रहे। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये आज जिनको विद्यालय जाने की उम्र है, ये छोटे छोटे आज बेचारे घर से बेघर हैं। अब आज एक तरफ आदिवासी के लिए मध्य प्रदेश की सरकार एवं केंद्र की सरकार जो है तो आज सबको घर देने की बात कर रही है। अब आज एक आदिवासी विधायक के क्षेत्र में एक आदिवासी परिवार बेघर है, जिस छोटी बस्ती आज ये बेचारे उजड़ चुके हैं और इनको संज्ञान में शासन प्रशासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को आज इसको आदिवासियों के बारे में सुनना चाहिए, समझना चाहिए। और इनकी सबकी मांग है कि जब तक हम लोगों को नया मकान निर्माण करके ना दिया जाए तब तक घर से उजाड़ा ना जाए। हाँ बात सही है। बस निवेदन हमारा ये विनती हमारी यही मांग है ना, यही मांग है। परिवार से हमारी यही आवेदन है कि वो हमारे परिवार दुखित हैं। ये बच्चे छोटे छोटे हैं, ये देखो बच्चे स्कूल जाने वाले हैं, आज यहाँ तक बीमार कौन हो गया? किस घर का लड़का बीमार हो गया? कोई बीमार है, वो मरीज को भी दिखाओ, उसको भी लाओ। देखिए ठंड के कारण कई लोगों की तबीयत भी खराब हो चुकी है, पर इन आदिवासी परिवारों के बारे में कोई भी शासन प्रशासन विधायक किसी का ध्यान नहीं है गरीबों को उजाड़ने के लिए। और ये गरीब लोग, ये लड़का बीमार, ये बच्चा, ये देखिए ये बच्चा बीमार हो गया है और इस बच्चे को जीवन के बारे में सरकार बिल्कुल नहीं ध्यान दे रही है, न कोई शासन प्रशासन ध्यान दे रहा है। साला यहाँ विधायक है मादर चोरी, ये देख लीजिए, ये है शासन की नाकामी। मध्य प्रदेश सरकार
अपने ही आदिवासी परिवारों को एक तरफ तो बड़ी बड़ी घोषणाएं करती हैं और एक तरफ आदिवासी परिवारों को आज बेघर कर दिया गया है। ये बच्चा बीमार हो गया है, इसको हॉस्पिटल लेके जाइए। इसको कोई हॉस्पिटल शीत के कारण ये बीमार हो चुका है। निकला बच्चा, इसको फोटो लेती बारी जी, बीमार पड़ गया। इनको हॉस्पिटल लेके जाओ, इनको किसी मोटरसाइकिल या की गाड़ी में ले चलो, हॉस्पिटल दिखाओ डॉक्टर को। ये देखिए आदिवासियों की ये हालत है। तिवारी जी अपना से बताइए। कहाँ शुभ नाम है अपना के? हमारा प्रेमलाल कोल नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? सप्ता निवासी है। तो यहाँ क्यों आए हैं? हमारा यहाँ बच्ची है, यहाँ है समधी है, इसी मोहल्ले में? इसी मोहल्ला में। तो ये बताइए कि आपके समधी और ये छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, परिवार जो है हमारे सभी समधी लोग हैं। आज इनको निकाल दिया गया है शासन के द्वारा। हम ये चाहते हैं कि इनको जैसे निकाल दिया, इनको व्यवस्था करना चाहिए, व्यवस्था करना चाहिए। पर बताइए, एक तरफ प्रधानमंत्री जी कहा थे कि हम बिरसा मुंडा के जयंती मना रहे हैं। अब बिरसा मुंडा के जयंती में अभी बहुत अच्छी बात कही कि आदिवासी जल जंगल जमीन ये सब आदिवासियों का है। ये सब आदिवासियों तो सरकार ने आदिवासियों को सौंपा, पर यहाँ का प्रशासन आदिवासी को ही बेघर कर दिया। तो ये कहाँ से बिरसा मुंडा जी के सिद्धांत का नहीं है? नहीं है। माननीय विधायक जी भी आपके समाज से बिलोंग करते हैं। ये जब हमारे सरहद जो हमारे सरहद, हमारे बीच का सरहद है, वो हमारे कोई निवासी, हमारे आदिवासी भाई को साथ नहीं दे रहा। हम क्या मतलब को हमको सरहद को चाहिए? कोई मतलब नहीं, कोई मतलब को सरहद हमको नहीं चाहिए। ये बताइए, जब आदिवासी को साथ हमको चाहिए। हम ये बताइए, एक आदिवासी विधायक होके एक आदिवासियों के लिए निकाल दिया, घर से बाहर करवा दिया। हमको क्या मतलब को ऐसे विधायक चाहिए? है ना, हमको नहीं चाहिए। हमको आदिवासी भाई ये चाहिए। आपको तो आप लोग क्या मांग है सरकार से? हमको ये चाहिए कि हम जैसे हमको निकाल देगा, ऐसे हमको जमीन चाहिए। जमीन चाहिए। आदिवासी हमारा परेशान न होना चाहिए। जमीन देखा बने बागे दे, बिल्कुल जमीन दे मकान बने बागे दे। अपना क्या शुभ नाम है? शिवराज सिंह है, टट्टिया मामा के नाम पीर सब काहे भोपाल में। जी भोपाल में अभी वो आदिवासियों का सम्मेलन किए थे। जी लाखों लोग आए थे जी, इनके हित के लिए। आज तक क्या है, कोर्ट से अदालत फैसला हो गया दूसरे जमीन का। देखिए कोर्ट का जो फैसला है, सरकार का व्यवस्था है, ये सरकार को व्यवस्था करना चाहिए। भूख से न मरे, ठंड से न मरे, क्या व्यवस्था की? कुछ व्यवस्था नहीं। आज 10 दिन से पड़े हैं लोग खुले आसमान के। तो ये बताइए कि आपके शासन प्रशासन से आपने बात करी किसी से? शासन प्रशासन से हमको मालूम नहीं है, पर ये लोग तो गए थे। SDM तहसीलदार साहब आए थे, एक दिन आए थे जी। कहाँ क्या ना, तो क्या कह रहे हैं RI और तहसीलदार लोग जाने क्या बात है उनसे, हमसे। जो आप मुखिया, क्या शुभ नाम है आपका? रामचित, मेरे क्षेत्र के रामचित नाम है। रामचित, मुझे टेट का है कि निकलो और 2 आदमी बैठ रहे हैं। कई बेड़ दी राम ने बाज के और हीरा लाल का को लगे, पुलिस लगे नहीं लगे पुलिस। हाँ, गए पेशी पर आ रहे हैं। अच्छा, बैठ दे, पेशी से उनको जेल भेज दिए। बैठ दे। तो ये बताइए कि यह जो घर था आपके पूर्वजों का है, आज सैकड़ों वर्षों से आप लोग यहाँ रह रहे हो, तो अभी तक किसी की जमीन नहीं थी है? और आज दूसरे की जमीन कैसे निकल आई? कहाँ जानी, बाबा आज ही यही निवास करे। ये देखिए, ये हुआ, हम तो ये सुने हैं कि आप लोगों की पूर्वजों की जमीन पलटी हुई थी, पलटी हुए किए थे लोग। तो यहाँ की जमीन आपकी दूसरी जगह के ले लिए, यहाँ आपको दे दिए थे ये बात है। और इसके बाद आपकी पहले भी पलटी में भी जमीन ले लिए और आज अपने इस जमीन से भी बेघर कर दिए। तो ये कहाँ का न्याय है? मजिस्ट्रेट के नहीं है। अरे मजिस्ट्रेट का न्याय कैसा होई? गलत तरीके से मजिस्ट्रेट का न्याय करा होगा। मजिस्ट्रेट साहब को भ्रमित करके कागज के दम पर वो फैसला किया गया, पैसे के दम पर है? तो आप लोगों को क्या चाहिए? शासन से आपकी क्या मांग है? शासन से यही मांग करो कि हमें घर चाहिए, जमीन चाहिए। जमीन चाहिए। तिवारी क्या है शुभ नाम आपका? अरुण प्रयासी। क्या बात है, ये महिलाएं क्यों आई थी यहाँ? ये केस हार चुकी हैं, वो पटेलों की जमीन में। कहाँ केस था? ये 5 नंबर। इनकी जमीन कहाँ थी? इनकी जमीन थी वहीं बगल में, तो ये अल्टी पल्टी किए थे जी, ठीक है ना।
अल्टी पल्टी किए थे, जिससे वो पटेल उनको भी ले लिए हैं और ये जो यहाँ बसे थे वो भी ज़मीन ले लिए हैं। हाँ। अदालत में केस चल रहा था जी। ये 5 पुश्तैनी हो गए इनको, ठीक ना, 5 पुश्तैनी हो गए वहाँ बसे। जी जी। तो पटेल लोगों ने अभी कुछ बोल नहीं रहे थे, जी। तो यहाँ से उनको 2 आदमियों को जेल हो गई। किसको? ये कोलान पार्टी, मतलब घर बनाने के कारण जेल हो गई। हाँ, घर बना था ये घर। हाँ। तो केस हार चुके हैं। हाँ। हाई कोर्ट में अपील चल रही थी, लेकिन वहाँ ये कोरोना के चलते जी इनका केस अभी वहाँ लग नहीं पाया। हाँ। तो किसको किसको जेल हो गई है? जेल हीरालाल और राम निवास। आज आप लोग कहाँ आए थे? यही अदालत में पेशी रही आज। किसकी पेशी थी? सबकी नाम रहा है। तो आप सब लोगों का नाम था? हाँ, सब लोगों के नाम रहा। 17-18 आदमी हुआ थे। 18 आदमी होती। अब कितने घर हुई हैं? फिर वहाँ कम से कम न बने हुए हैं तो 30 घर की बने। ऐसे वार्ड नंबर 7 में हरिजन मोहल्ला में भी यही समस्या है। यही समस्या है कि चौधरी परिवार हैं। हाँ। और वो पटेलों को ज़मीन पर बसे हैं। हाँ। और वहाँ से भी उनको बेघर करने का नोटिस न्यायालय द्वारा दिया गया है ना। इसी तरह से आप लोगों को भी बेदखल करने का नोटिस दिया गया। आप लोगों ने बेदखली नहीं करी। जिसके कारण से आप लोगों के 2 आदमियों को जेल भेज दिया गया। न्यायालय ने जेल भेज दिया है। तो आप लोगों ने क्या मांग कर रखी है न्यायाधीश महोदय से? न्यायालय यह कहे कि हमें 13 तारीख को बिल्कुल घर खाली करना। न्यायालय बोला है। हाँ। तो आप लोग क्या करेंगे? घर खाली करेंगे? खाली करेंगे। कहाँ जाएंगे खाली करके? कहाँ जाएंगे? जहाँ कुछ बताएंगे तो हमारे लगे। तो ये बताइए कि जो आपकी पूर्वज की जमीन थी वो पटेल लोग ले लिए हैं और अपनी जमीन खाली करवा रहे हैं। तो अपनी जमीन खाली छोड़ के क्यों जाओगे? अब कहाँ जाए? भगा रहे हैं। तो सबको जेल में जाओ, सबको जेल भेजें। तो बात तो कह रहे हैं सबको जेल भेजो। ले चलो। वही है। हूँ और हम लोग जन अस्मिता यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है तो यही है कि हमारे बिंद के चाहे जो बेरोजगार हों, चाहे आदिवासी भाई हों, चाहे हमारे युवा हों, नौजवान हों, सबकी समस्याओं को लेकर सम्माननीय लक्ष्मण तिवारी जी के नेतृत्व में यह जन अस्मिता यात्रा चल रही है। आज मैं इन आदिवासियों की बस्ती में आया और इनकी हालत देख के तो मुझे बहुत दुख हुआ कि आज हमारी माताएं बहनें, आज बाल बच्चे सब आज सड़क पर आ चुके हैं। यह शासन प्रशासन जो है तो आज इनको घर से बेघर कर दिया गया है, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और मध्य प्रदेश सरकार को मैं चैलेंज करता हूं कि आप इनको 24 घंटे के अंदर, अगर आपने इनको घर के अंदर नहीं किया तो कल हम कलेक्ट्रेट कार्यालय में जाके कलेक्टर महोदय का घेराव करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी का घेराव करेंगे, धरना प्रदर्शन चाहे जो करना पड़े। हमारी सबसे बड़ी मांग है कि हमारे माताएं बहने बच्चे तत्काल इनको घर में वापस किया जाना चाहिए। मैं अपने तिवारी जी को स्वीकार दे रहा हूँ और बच्चे अपने मेरे समाज को स्वीकार कर रहा हूँ। मैं अपने आदिवासी भाइयों के साथ हूँ और जब तक आप लोगों का हक पूरा नहीं होगा तो हम सब आपके साथ हैं और आप हम भी घर नहीं जाएंगे सबसे पहले जब तक आपका मांग पूरी नहीं होती। अगर आप छाया मेरे बेघर हो तो आज से हम भी बेघर हैं और हम भी रात को यहीं बैठेंगे और यही हम आपके दुख में दुखी होंगे और सुख में सुखी होंगे। हमारा आपसे सबसे निवेदन है कि आप सब एकजुट हों और कल कलेक्टर कार्यालय का चलें और वहां घेराव करें और अपनी आवाज को बुलंद करें। हम आपके साथ हैं। कुछ भाइयों ने बताया कि 1-2 आदिवासी भाई परिवारों को जेल में ठूस दिया गया, इनको सबको धमकी दी जा रही है। क्या इनका मौलिक अधिकार नहीं है? क्या इनका मौलिक क्या कसूर है? अगर इन्होंने आदिवासी विधायक बनाया, अपने समाज का विधायक बनाया, तो क्या यही दिन देखने के लिए बनाया था कि आज हम आदिवासी परिवार एक आदिवासी विधायक की बेघर कर दे? हमारी शासन प्रशासन और माननीय विधायक जी से मांग है कि आज आदिवासियों के लिए आप खड़े हों और इनको आज बेघर जो किया गया है इनको 24 घंटे के अंदर इन्हें पुनः घर में स्थापित करें। नहीं हम धरना प्रदर्शन आंदोलन
जो भी करना पड़े, हम जेल में भेजते हैं तो हम सबको जेल ले जाए। हम खुद जेल जाने के लिए तैयार हैं। हमारा 2 भाई जेल में है, हम सबको चलेंगे, पूरा परिवार बच्चे सहित सब जेल जाएंगे। जो भी है सरकार जेल में ही व्यवस्था करे, हमारी पर व्यवस्था होनी चाहिए। आज ठंडी के सीजन में ये छोटा बच्चा आज ये मर रहा है, बीमार हो गया, और प्रशासन कोई देखने वाला नहीं है। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि अपडेट पाए सबसे पहले। आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नाम। तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। 10 तारीख को प्रदेश के मुखिया का सागर स्मार्ट सिटी के कामों का निरीक्षण करने आ रही हैं, लेकिन उसके पहले शिवसेना ने स्मार्ट सिटी के सीईओ राहुल सिंह को हटाने के लिए कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। स्मार्ट सिटी में व्याप्त भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को संरक्षण देने वाले सीईओ राहुल राजपूत को हटाने की मांग को लेकर शिवसेना ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। शिवसेना जिला प्रमुख दीपक सिंह लोधी ने कहा है कि स्मार्ट सिटी में आए दिन भ्रष्टाचार अनियमितताएं उजागर हो रही है, लेकिन स्मार्ट सिटी के सीईओ राहुल सिंह राजपूत कार्रवाई करने की जगह उन्हें बड़े टेंडर देकर पुरस्कृत कर रहे हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि भ्रष्टाचारियों एवं लापरवाही ठेकेदारों को स्मार्ट सिटी सीईओ का संरक्षण प्राप्त है। आज शिवसेना संगठन में सागर स्मार्ट सिटी सीईओ को हटाने के लिए यह ज्ञापन सौंपा था। यह सागर की हालत किसी से छुपी नहीं है। आप देखें चारों तरफ राज्य सरकार ने हजारों करोड़ों रुपए स्मार्ट सिटी के नाम पर यहाँ पर फंड भेजा हुआ था, लेकिन स्मार्ट सिटी के नाम पर केवल सड़कें खोदी जा रही हैं, बनाई नहीं जा रही हैं। आप शहर का भ्रमण करके देखिए, एक भी सड़क ऐसी नहीं है जो गड्ढों में तब्दील ना हुई है। और सागर की धरोहर जो लाखा बंजारा झील मानी जाती है, आज वो लाखा बंजारा भी खून के आंसू रो रहे होंगे कि मैंने सागर के लोगों के प्यास बुझाने के लिए तालाब बनाया था। आज उस स्थिति में जाके देखिए, उसमें एक बूंद पानी भी नहीं है। हजारों करोड़ रुपए तालाब की सफाई के लिए आए, लेकिन तालाब की सफाई आज दिनांक तक नहीं हो पाई। 3 साल होने को आए, तालाब इस स्थिति में आ गया है कि उस तालाब का पानी आज पशु भी नहीं पी सकते हैं। यह एक गंभीर विषय है, सोचने का विषय है कि ऐसे अधिकारी यहाँ पर आए हैं मॉनिटरिंग के नाम पर ठेकेदारों से साठ गांठ कर हजारों करोड़ रुपए अपनी जेब में भर रहे हैं। यहाँ पर 3 कैबिनेट मंत्री होने के बाद भी स्मार्ट सिटी पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। शौचालय बनाए गए हैं स्मार्ट सिटी के, लेकिन उन शौचालयों में भी ताला लगा है, वो जनता के उपयोग में नहीं आ रहे हैं। और सर्वेक्षण के लिए जो टीम आती है, ताला खोल दिए जाती है। जब ऐसे सर्वे होगा तो सागर निश्चित तौर पर स्मार्ट बनेगा। सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई है, ना यहाँ पर रोड है, ना नाली है, ना शौचालय की व्यवस्था है, ना तालाब पर कोई ध्यान दे रहा है। इसलिए आज शिवसेना संगठन स्मार्ट सिटी राहुल सिंह को हटाने के लिए आया था, और अगर राहुल सिंह को नहीं हटाया जाता है तो आगामी जो मुख्यमंत्री का दौरा है तो शिवसेना उग्र प्रदर्शन कर उन्हें काले झंडे दिखाएगी। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि अपडेट पाए सबसे पहले। आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नाम। तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आज किसको चंदिया लोक सेवा केंद्र में आधार कार्ड बनाए जा रहे ऑपरेटर के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। चंदिया तहसील में किसी कर्मचारी को मास्क लगाते नहीं देखा गया। इसमें जब तहसीलदार महोदय कोमल सिंह रैकवार से बात की गई तो वो किसी भी बात पर जवाब देने के लिए तैयार नहीं हुए। इसमें चंदिया तहसील में लापरवाही बढ़ती जा रही है। ऐसा ही चलता रहा तो जो सरकार कोरोना महामारी को रोकने के लिए मास्क लगाने के लिए प्रेरित कर रही है, वही चंदिया तहसील में किसी भी कर्मचारी को मास्क लगाए नहीं देखा गया। दिनेश कुमार अग्रवाल। मास्क लगाना अनिवार्य है क्या? मास्क लगाना अनिवार्य है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी अनिवार्य है। कोरोना की तीसरी लहर, 3rd वेरिएंट के चलते शासन के निर्देशों के अनुसार ही व्यक्ति चलें, तभी सुरक्षा हो पाएगी। लेकिन लोक सेवा केंद्र में जो भी कार्ड आधार कार्ड बनवाने वाले उन्होंने कोई भी मास्क नहीं लगा, क्या ये सही है? नहीं, लोग मास्क लगा रहे हैं, कुछ लोग जागरूकता की कमी के कारण नहीं लगा रहे हैं। हमारे न्यायालय तहसील पदस्थ पीठासीन मैडम रैकवार मैडम द्वारा सुबह से ही
इस बात के लिए सबको बोला गया है। उनका लगातार प्रयास है कि तहसील कार्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और प्रत्येक व्यक्ति दूरी बना के रहे और मास्क लगाकर ही प्रवेश करे, और उनके द्वारा लगातार निर्देश जारी किए जा रहे हैं। आज सुबह से ही उन्होंने व्यक्तिगत सबको बोला, एक एक पक्षकार को बोला और एक एक लोक सेवा में आए हुए किसानों को बोला और निर्देश दिया कि बिना मास्क के कोई प्रवेश ना करे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लेकिन कहीं भी मतलब गेट में मास्क की सूचना लगाना चाहिए, मास्क की सूचना कहीं भी नहीं लगाई गई, नहीं चर्चा नहीं किया। महोदय द्वारा सूचना लगाई गई थी, पर कुछ शरारती तत्व रहते हैं जो सूचना पत्र को उछेल लेते हैं, नोच लेते हैं, खराब कर देते हैं। मास्क लगाना अनिवार्य आप समझते हैं? अब लगाना मैं अनिवार्य समझता हूँ और सबको लगाना चाहिए। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं मैसेज देना चाहूँगा सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करें, तभी कोरोना से सबकी सुरक्षा हो पाए। नहीं उसमें दिख रहा माइक। क्या नाम आपका? सुनील कुमार गुप्ता। कोरोना का जिस तरह से चला, कोरोना के ग्राफ उठा है, तो क्या मास्क लगाना अनिवार्य आप समझते हैं? बिल्कुल अनिवार्य समझते हैं। और हमने देखा यहाँ लोक सेवा केंद्र में कुछ लोग मास्क नहीं लगाए, इसमें क्या कहना चाहते हैं? लोक सेवा केंद्र में क्या है, गाँव गाँव से जनता आती है, जागरूकता की कमी है। कुछ लोग लगाए बनते हैं, कुछ लोग नहीं लगाए, उनको हिदायत दी जाती है और उनको समझाइश भी दी जा सकती है कि कोरोना काल का ग्राफ धीरे धीरे बढ़ रहा है, कृपया अपनी जान माल की सुरक्षा करें, सरकार के जो नियम निर्देश हैं उनका पालन करें। तहसीलदार महोदय के निर्देशन कुछ यहाँ से जारी हुए? तहसीलदार के स्टाफ कर्मचारी सब लगभग सभी लगाए हैं और एक आध जगह लिखा भी है कि मास्क लगाना अनिवार्य है। लेकिन हमारे कैमरे में कैद किया गया है कि कहीं भी मास्क लगाया नहीं पाएगा, कर्मचारी हो चाहे लोक सेवा में आए हुए अधिकारी तो लगभग मैं ऐसा नहीं देखा हूँ, लेकिन जो तहसीलदार मैडम खुद मास्क लगाई है, वकील साहब हमारे लगाए हैं और कर्मचारी। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप देख पाए सबसे पहले। आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नाम। तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। व्यवहारी विकासखंड से लगभग 8 किलोमीटर दूर सेवा सहकारी समिति टिहकी के प्रबंधक ने बताया कि 6 तारीख से 15 जनवरी तक धान खरीदी केंद्र संचालित है। खरीदी केंद्र में 35 गांव के किसान धान खरीदी केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। प्रबंधक ने बताया कि जो किसान गीली धान खरीदी केंद्रों में जाते हैं उसी मशीन से चेक कर वापस कर दिया जाता है। किसानों ने 940 के दर से खरीदी की जा रही। किसानों ने खरीदी केंद्र में खुश दिखे और अपना अपना धान को दोनों में भरकर तौल कराया जा रहा है। कहाँ से आए हैं आप? तेंदुआड़। तो ये आप अपनी धान लेके आए हैं जी? ये ट्रैक्टर में आपकी है? नहीं, हमारा ये वाला है। हाँ। क्या रेट धान खरीद रहे हैं? हम यहाँ नहीं जानते, हम लेबर पे। लेबर हो? किसान नहीं है कोई? किसान नहीं। क्यों भाई साहब, किसान हैं आप? जो है वो यही है। क्यों दादा, आप किसान हैं जी? कितनी धान लेके आए हैं? धान कितनी लेके आए हैं आप? 186। कहाँ के हैं आप? बराज के। बराज के। क्या शुभ नाम है आपका? माँ नाम जी? शालिग्राम। हाँ। पटेल जी। तो कितने एकड़ जमीन है आपकी? कितने एकड़ जमीन है? जमीन 20 उसके लगभग। तो कितने का लिमिट बना है आपका? नहीं जानिए। आपको नहीं है जानकारी? तो इसका रजिस्ट्रेशन कराए हैं? लड़का नाम है। अच्छा। कहूँगा। क्या शुभ नाम है आपके? रघुनंदन तिवारी। तो आप यहाँ धान खरीदी केंद्र के प्रभारी हैं? हाँ। तो किस पद पे हैं आप? मैं अभी प्रबंधक पद पे। प्रबंधक पद पे हैं यहाँ। तो प्रभारी हैं कि यहाँ नियुक्ति आपकी हो चुकी है? यहाँ हमारी नियुक्ति है। अच्छा,
तो अभी आप कह रहे थे कि राजेश जी हैं यहाँ के प्रभारी। हाँ हैं, बनने वाले हैं, अभी प्रभार लिए नहीं है, लेंगे। तो मतलब यहाँ का प्रभार अभी है उन्हीं के पास क्या? नहीं, अभी नहीं है। प्रभार तो सब दे चुके हैं। हाँ, दे चुके। अच्छा, तो ये बताइए कि यह धान खरीदी केंद्र कितने गांव की धान यहाँ से खरीदी जा रही है? यहाँ से पहले वो 2 सेंटर हो गए हैं अब जी। पहले तो एक था, यही भर था, तो 32 गांव थे जी। अब कुछ गांव दूसरे सेंटर में हो गए। तो ये बताइए कि 17 कि धान किस किस क्वालिटी की आ रही है? अच्छी क्वालिटी की भी आ रही है? अब आपके सामने ही देख लीजिए। नहीं तो मतलब जैसे अच्छी किस्म की भी दाने किसान लाते हैं कि... धान यहाँ एक ही होती है, सिर्फ मोटी किस्म मानी गई है जी। बस। तो क्या भाव है चल रहा है इस समय धान का? 19 रुपये 40 पैसे। 19 रुपये 40 पैसे। तो इसमें सूखी और गीली धान का भी कुछ मतलब है? वो मास्टर मीटर है ना, जी। लेते हैं 17% तक लेना है, 18 है तो उसको सुखा के लाए किसान, वापस करना है। जी जी। तो अभी मान लीजिए कितनी धान खरीदी जा चुकी है अभी तक? अभी तक में 360 कुंटल जा चुकी है जी। और 1000 कुछ खरीदी है। तो अनुमान क्या है? अनुमान 30,000 कुंटल तक जाएगी। जी जी। और इसमें क्या समस्या आपको आ रही है? कोई दिक्कत हो तो बताइए। कोई समस्या नहीं, किसान संतुष्ट है? किसान आप सिक के सामने खड़े हैं, मैं बताऊंगा तो थोड़ा सा ठीक नहीं होगा, किसान से पूछ लीजिए। जी जी। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि अपडेट पाए सबसे पहले। आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नाम। तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। व्यवहारी विकासखंड अंतर्गत स्टेट बैंक के सामने बनी बिल्डिंग को अवैध करार देने के लिए इस समय समाचार पत्रों में जो खबरों का प्रकाशन हो रहा है वो तथ्य से परे। बहुजन समाज पार्टी के जिला सचिव सीतेश त्रिवेदी ने शासन से मांग की है कि इस बिल्डिंग के संबंध में भ्रामक खबरें समाचार पत्रों में प्रकाशित की जा रही हैं, जिनमें कोई दम नहीं है। मजेदार बात यह है कि जिसके नाम से खबरें चलाई जा रही हैं उस नाम का व्यक्ति ना तो भूस्वामी है और ना ही उस बिल्डिंग का मालिक है। इस संबंध में जब व्यवहारी एसडीएम से बात की गई तो बताया कि कलेक्टर महोदय द्वारा 8 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है, जिसकी मैं स्वयं अध्यक्ष हूं और इस संबंध में सीमांकन किया गया है। अभी जांच जारी है, अभी किसी तरह का कमेंट किया जाना उचित नहीं होगा। क्या शुभ नाम है सर आप? सीतेश त्रिवेदी। ये बताइए कि आज विगत कई दिनों से समाचार पत्रों में जिस बिल्डिंग में बैठे हैं आप, ये स्टेट बैंक के सामने, तो इस बिल्डिंग के बारे में कई भ्रामक खबरें समाचार पत्र में आ रही हैं। तो इस संबंध में आपको क्या जानकारी है? अब इस बिल्डिंग की भ्रामक जानकारी जो दे रहा है जी, वो स्वयं भ्रम में है। भाई हम तो भ्रम में है नहीं जी, हम तो बिल्डिंग में बैठे हैं जी। और रह गई बात इस बिल्डिंग की, ये बिल्डिंग कमलेश उपाध्याय के नाम से जमीन है जी, उन्हीं का निर्माण कराया हुआ है जी, और वही सब किराए में दिए हुए हैं। तो ये सुनील चंदपुरिया जी का नाम कैसे इस बिल्डिंग के साथ जोड़ा जा रहा है? अब सुनील चंदपुरिया जी का नाम कैसे लिया जा रहा है ये तो हमें जानकारी नहीं है। अब लोग कुछ उनके जो लोग सीपे सलाहकार लोग होंगे उनको कुछ न कुछ उनके लिए कुछ खर्च पर्च न दिए होंगे जी, तो इसलिए वो उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो ये बताइए कि सुनील चंदपुरिया जी का जब इस बिल्डिंग से कोई लेना देना नहीं, तो उस व्यक्ति के ऊपर बिना किसी अधिकारी की भी कोई बाइट नहीं है? एसडीएम, तहसीलदार, राजस्व के कोई भी अधिकारियों ने किसी तरह से सुनील मिश्रा को इस बिल्डिंग में कब्जा करने की बात किसी ने नहीं कही है। तो इसके बाद भी उनके नाम से एडवर्टाइज हो रहा है, तो क्या मानते हैं आप? अब जो एडवर्टाइज कर रहा है सुनील मिश्रा जी, भाई वन लघुपत के जिला अध्यक्ष थे जी, और वो एक तरह से नेता है। नेता का नाम तो सब लेते रहते हैं। अब इस बिल्डिंग में नाम जोड़ रहे हैं, अब उनकी महानता है, लेकिन ये बिल्डिंग उनके नाम में तो है नहीं। अच्छा, तो ये बताइए कि आप बहुजन समाज पार्टी के जिला सचिव भी हैं। जी जी। तो आप पार्टी की हैसियत से क्या मांग करना चाहेंगे? निष्पक्ष जांच की मांग करना चाहता हूँ।
और जो इस बिल्डिंग में सीमांकन हुआ और इस बिल्डिंग का निर्माण हुआ जी जी, और इसके बाद बिल्डिंग संचालित हुई, फिर इसके बाद तथाकथित लोग, राजनीतिक लोग, अन्य जो चाटुकार टाइप के जो हैं लोग जी, वो लोग अगर शिकायत करते हैं सुनील मिश्रा जी के नाम में, तो इसकी जानकारी तो हमें नहीं है, लेकिन ये बिल्डिंग सुनील मिश्रा जी के नाम से नहीं है ना, सुनील मिश्रा जी का इसमें कोई लेना देना है। मतलब मिश्रा जी को बदनाम करने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं, जिनके स्वार्थ की पूर्ति नहीं हो पा रही है। ऐसे लोग चूंकि राजनैतिक व्यक्ति हैं, और कहीं ये तो नहीं कि सुनील मिश्रा जी किसी तरह से राजनीति में। जी मैम, ये एक जी स्टेट बैंक के सामने एक जो कम्प्लेक्स का निर्माण हुआ है जंगल चौकी के पीछे, उसके बारे में रोज़ चर्चाएं चल रही कि सुनील चंदपुरिया जी ने अतिक्रमण कर रखा है। और अभी आप लोगों ने शायद सीएम साहब के यहाँ शिकायत भी हुई थी, उसमें सीमांकन के लिए भी आप गई थी, जिनमें डिप्टी कलेक्टर महोदय अर्पित वर्मा भी आए थे। तो क्या है मैम, ये क्या मामला है? देखिए, मामला तो आप सभी को पता है। कलेक्टर महोदय के यहाँ से एक दल गठित किया गया है, जिसकी प्रभारी मैं हूँ। उस दल के माध्यम से सीमांकन किया गया है और अभी वर्तमान में जांच प्रचलित है। जैसे ही जांच हो जाएगी, जांच रिपोर्ट हमारी बन जाएगी, आप सभी को बता दी जाएगी। तो ये बताइए मैम कि वो जमीन लैंड किसके नाम से है, सुनील चंदपुरिया के नाम से कि किसी और के नाम से? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जाँच प्रचलित है, सभी तथ्यों पर हम जाँच कर रहे हैं। जाँच उपरांत ही हम कुछ कह पाएंगे। जी, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि अपडेट पाएं सबसे पहले। आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नाम। तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। व्यवहारी नगर के सभी स्वर्ण समाज के सभी व्यापारी गण समाज द्वारा निकाली गई रथ यात्रा का व्यवहारी पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के नजदीक आते ही सोनार समाज द्वारा रथ यात्रा का आयोजन पूरे प्रदेश के विभिन्न विधानसभाओं से होकर सोनार समाज के लोगों को एकजुट बनाने के लिए एवं मध्य प्रदेश सरकार में अपनी भागीदारी एवं स्वर्ण कला को प्रोत्साहन देने के लिए मांग की जाएगी। समाज के नेता ने कहा कि जिस तरह से शिल्प निगम, हाथकरघा उद्योग एवं अन्य उपक्रमों की तरह स्वर्ण कला निगम भी मनाया जाना चाहिए। सर, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार सोनी है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रीवा से आया हूँ। जी, किस पद पे है आप? पद? जी, ये जो हमारी यात्रा चल रही है, स्वर्णकार कल्याण जागृत है ना यात्रा, जी। इसमें किसी का कोई पद नहीं है। एक संयोजक है जो पूरे प्रांत में ये यात्रा लेके निकल रहे हैं। यात्रा का उद्देश्य क्या है सर? हाँ, यात्रा का उद्देश्य है जो हमारे समाज में व्यापारी हैं, स्वर्णकार समाज में, उनकी बहुत सारी दिक्कतें हैं। जी। जैसे दिक्कत ये है कि जैसे कई बोर्ड बने हुए हैं, है ना, नाइयों के लिए, है ना, केस का कला बोर्ड है, कुम्हारों के लिए माटी कला बोर्ड है। ऐसे हमारा ये जो जब ये सृष्टि की रचना हुई तब से लेके हमारा समाज जो है स्वर्ण कला का कार्य, स्वर्ण कला है, ठीक है ना। और स्वर्ण कला का ये दर्जा है कि जब से हॉल मार्क आया तो जितने कारीगर हैं वो हैंड टू माउथ हो गए हैं, उनके पास कोई काम नहीं रह गया है। कि जैसे जैसे फोर्स आगे बढ़ेगा तो इसलिए हम चाहते हैं ये कला तो ये हॉलमार्क से कैसे धंधा से क्या लेना देना है? धंधे की बात ही मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं कला की बात कर रहा हूँ। जी जी। जो हमारे भाई बंधु जो कला से जुड़े हुए हैं, स्वर्ण कला से, जी जी, उनके पास कार्य रहे। ये मतलब बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है जिसमें बहुत बड़े बड़े पूंजीपति इस पूरे मार्केट को कैप्चर करना चाह रहे हैं। तो इससे क्या है कि सब मशीनरी होता जा रहा है, कला ही लुप्त होती जा रही है। जी जी, है ना जी, है ना। और हम ये चाहते हैं जैसे आयोग हैं हमारे, पिछड़ा वर्ग के वित्त आयोग हैं, निगम हैं, उसमें हमारे समाज के लोगों की उपस्थिति हो। चूँकि हम उससे जुड़े हुए हैं, उसमें सदस्य ही दें। हम नहीं चाहते कि अध्यक्ष ही बनाए हमारे समाज को, कोई बात नहीं। तो उससे क्या है, हमारे समाज को लाभ होगा, तो उनकी कला सुरक्षित रहेगी। मतलब आप लोग कला को बचाने के लिए सब इकट्ठा हुए। और समाज को भी संगठित करना चाहते हैं, समाज का कल्याण हो, उनको जगाना चाहते हैं। हमारे ये बहुआयामी जो है। तो ये बताइए कि ये यात्रा
कहाँ से कहाँ तक जाएगी? यह यात्रा मैहर से शुरू हुई है 5 तारीख से। किसके नेतृत्व में वो चल रही है? इस यात्रा के संयोजक जो है माननीय देवदत्त सोनी जी हैं, वो पूरे प्रदेश के संयोजक है इस यात्रा के जी। और प्रत्येक विधानसभा में लगभग 226 विधानसभाओं को छूते हुए ये यात्रा निकलेगी और सबको संगठित करेगी। और हमारा ये भी मानना है कि इस यात्रा के माध्यम से सब संगठित होंगे तो जो वर्तमान दौर है तो हर आपको भी अनुभव होगा, चूँकि आप लोग बुद्धिजीवी हैं, कि हमें राजनीति में भी सहभागिता चाहिए, हमारी भागीदारी सुनिश्चित हो। यह भी तो राजनीति में तो हर व्यक्ति स्वतंत्र है, कोई भी सहभागिता कर सकता है ना, ये तो ठीक बात है। लेकिन जो संगठित समाज होता है तो उसकी आवाज़ राजनीति में जल्दी सुनी जाती है, महत्व भी ठीक ठाक होता है। जी जी। हम ये नहीं चाहते हम इस संगठन का रजिस्ट्रेशन कराए हैं? हाँ, सब है, रजिस्ट्रेशन है जी। तो ये बताइए कि आज ये यात्रा कितने बजे यहाँ आएगी? हाँ, यात्रा जो है कोतमा से चल के यहाँ 5:30 बजे पहुँचने की योजना है। थोड़ा सा 2-4 मिनट जैसे बीच में कोई माला वाला पहनाने लगे तो भाग तो देंगे नहीं। तो समाज के लोग बीच में जहाँ भी मिलेंगे उनसे मिलते हुए आएंगे। तो बहुत अच्छी बात आपने करी कि कला को बढ़ाने के लिए ये जो कला अपने बिंद की कला है, जो स्वर्ण कला है, ये जो मृत हो रही है, और आज इस कला को बचाने के लिए हमारा समाज इकट्ठा हुआ है। बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुनकर, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि अपडेट पाएं सबसे पहले। आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नाम। तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। व्यवहारी विकास खंड अंतर्गत उप जेल व्यवहारी भारी अव्यवस्था का शिकार है। इस उप जेल प्रभारी शांति भूषण सिंह है। विगत दिन उप जेल के अस्पताल वार्ड में सुबह लगभग 7:30 बजे शौचालय में घुसकर तौलिए का फंदा बनाकर शौचालय की खिड़की में लगी रॉड पर तौलिया बांधकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जैसे ही ये खबर फैली तो आनंद फानंद अधीक्षक शहडोल द्वारा रमन सिंह हेड इंचार्ज एवं प्रहरी कमलेश प्रजापति को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उक्त प्रकरण पर विश्वस्त सूत्रों ने बताया कि जेल में भारी भ्रष्टाचार व्याप्त है। इस उप जेल के जेलर के संरक्षण में प्रहरी द्वारा अनाधिकृत रूप से बीड़ी गुटखा तंबाकू को 10 गुनी कीमतों में कैदियों को बेचकर प्रतिमाह लगभग 40 से 50 हजार रूपए कमाई जा रही है। क्या शुभ नाम है सर आपका? मेरा तो महेंद्र द्विवेदी नाम। ये बताइए कि आप कुछ महीने पहले जेल गए थे? जी हाँ, गया था। है ना? तो ये बताइए कि जेल में कैसी व्यवस्था है यहाँ उप जेल व्यवहारी में? अरे उप जेल व्यवहारी में तो इतनी गंदगी है वहाँ जी, इतने मच्छर वहाँ काटते रहे, कोई व्यवस्था नहीं। कहते हैं कि वहाँ खाना पीना सब बेकार मिलता है। खाना पीना जेलर को दिखाएंगे अच्छा, और वहाँ पानी एकदम गंगा जल। हाँ, तो अभी वहाँ एक कैदी की मृत्यु हो गई है, इसीलिए तो मृत्यु हो गई उसकी। हाँ, मारते भी हैं वहाँ, अगर कोई शिकायत भी किया उधर तो उसको मार मार के मार डालते हैं। तो क्या इसने कहीं शिकायत करी थी क्या कि मार मार के मार डाले? भाई शिकायत हुआ भी यहाँ, एक आध 2 बार पिछले घटना भी हुआ था। एक मारा गया था राजा चौबे, तो प्रताड़ित करके मार के, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। आप क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं कि वहाँ जांच हो और जो अपराधी हैं उनको सजा मिले। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि अपडेट पाएं सबसे पहले। आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नाम। तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। शहडोल संभाग का एकमात्र मेडिकल कॉलेज में दूर दराज के जिलों से उपचार के लिए आए मरीज व उनके परिजनों को अव्यवस्था व दुर्व्यवहार के चलते मरीज के उल्टे पांव लौटना वापस पड़ा, जिसकी एक बानगी देखने को मिली है। जहां ग्राम बिजौरा से स्वास्थ्य विभाग की आशा कार्यकर्ता अपने गंभीर पति को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज लेकर आई, लेकिन उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। उनके साथ दुर्व्यवहार करते हुए बाहर का रास्ता दिखा दिया।
अच्छे स्वास्थ्य सुविधा का दावा करने वाले मेडिकल कॉलेज शहडोल में ग्राम बिजौरा से स्वास्थ्य विभाग की आशा कार्यकर्ता ललिता सिंह अपने पति मान सिंह को गंभीर अवस्था में उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज लेकर आए, जिनके वाहन को अंदर नहीं आने दिया गया, जिससे विवश होकर मरीज को स्ट्रेचर में लेकर आधा किलोमीटर से अधिक सफर तय कर मेन गेट पहुंची, जहां तैनात गार्ड ने दुर्व्यवहार करते हुए वापस लौटा दिया। नहीं सर, अभी तो मुझे इसकी जानकारी नहीं है, इस स्पेसिफिक घटना की। अगर आपको जानकारी मुझे दे सके तो मैं अपने लेवल पे उसको देख के समझना चाहूँगा, अगर ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है, और हम बिल्कुल इसके लिए जीवट रूप से एकदम हमें खुशी होगी अगर वो कमी हमारी है तो उसको दूर करने की, लेकिन अभी मेरी ये जानकारी में नहीं है सर। और साथ में मुझे ऐसा लगता है कि हो ये सकता है कि जहाँ पे कोविड के दौरान हम लोग पेशेंट का रजिस्ट्रेशन करते थे, मरीज को वहाँ पे छोड़ दिया गया हो, कोई प्राइवेट एम्बुलेंस हो तो, और जिसके बाद उसको बताया गया हो, क्योंकि अभी हमारी कैजुअलिटी चेंज हो गई तो हो सकता है अंदर से अंदर ही उसको जाना पड़ा हो। फिर भी अगर ऐसा हुआ है तो मैं ये पूरी घटना समझ के और फिर आपको बताना चाहूँगा। और अगर हमें ये कमी कुछ है, हम बिल्कुल ये समझते हैं कि कोई गंभीर मरीज होगा तो उसको बाहर कैसे रोका जाएगा, और उसको बाहर से स्ट्रेचर पे लाना कहाँ व्यवहारिक है, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन उस वीडियो में साफ तौर पे दिख रहा है कि मरीज स्ट्रेचर में लेके जा रहा है और चिल्ला चोटी मचा रहा है, उन्होंने वीडियो बना के वायरल किया। नहीं, वो जो वीडियो आपने दिखाया जिसके थोड़े से 1-2 फुटेज मैंने देखे हैं, बहुत छोटा सा, उसमें ये समझ में आ रहा है कि जो पुराना काउंटर था उससे नए काउंटर की ओर ले जा रहे हैं। तो पुराना काउंटर जो था वो कोविड के लिए था, और ज़्यादातर एम्बुलेंस चालक या लोगों की जानकारी में यही है कि उसी काउंटर से लोग जाते हैं, लेकिन अब वो काउंटर शिफ्ट हो गया है जहाँ पे आरोप भी लगा रहे हैं कि उनको रोका गया, जाने नहीं दिया, साफ तौर पे बोल रहा है। नहीं, हो सकता है कि हमारा कोई गार्ड हो। सर, मुझे ये घटना के बारे में जानकारी नहीं है, मैं ये जानकारी समझ के और फिर मैं आपसे बात करूँगा। और अगर ऐसा है तो सर बात क्या करना है मुझे, वो मतलब हम उसके लिए काफ़ी पारदर्शी तरीके से कार्रवाई करेंगे, हम उसके लिए जो भी उचित कदम है वो उठाएंगे। मेरा नाम आकाश रंजन सिंह। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि अपडेट पाएं सबसे पहले। आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नाम। तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। प्रधानमंत्री आवास में धांधलेबाजी एवं घूसखोरी की शिकायत लेकर थाने पहुंची महिलाएं। फरियादी कुतुहरी बसोर ने बताया कि करकी ग्राम पंचायत में मेरे नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान स्वीकृत हुआ था और मकान का कार्य पूर्ण हो जाने के बाद पीएम आवास की अंतिम किस्त मुझे नहीं मिल पाई। प्रार्थी महिला ने रोजगार सहायक शैलेश गुप्ता के द्वारा अंतिम किस्त की राशि गबन किए जाने की शिकायत लेकर थाने पहुंची प्रार्थी महिला ने जयसिंह नगर पुलिस प्रशासन से मांग की है कि उसे प्रधानमंत्री आवास की अंतिम किस्त दिलाई जाकर दोषियों पर कार्रवाई की जाए। कहाँ के रहने वाले? करकी के। क्या शिकायत लेके आए थे? यह शिकायत लेके आए सर कि हमारे पास घर आया जो सर यहाँ से, हाँ। तो वो घर के पैसा न छपाई में के मिल रहा है न शौचालय के मिल रहा है। हाँ। ये शिकायत लेके हम आए हैं। शिकायत दिए? हाँ दिए। क्या बोले अधिकारी? अधिकारी जो तहसील में गए तो तहसीलदार मारे दौड़े लगा। 7 आदमी आए, 7 लोग तो भगाया, तो फिर भाग के आ गए कहीं तुम थाना जाओ। हम थाना आ गए। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि अपडेट पाएं सबसे पहले। आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नाम। तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर।
नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि अपडेट पाए सबसे पहले। आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नाम। तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश के शहडोल में नगरीय प्रशासन आयुक्त ने अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई की है। शहडोल जिले में नई बनी नगर पंचायत बकहो के गठन के बाद मनमाने तरीके और रुपए लेकर भर्ती की शिकायत के बाद हुई जांच के बाद अब इस पर एक्शन भी ले लिया गया है। नवगठित बकहो नगर परिषद में हुई फर्जी नियुक्ति मामले में संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन मकबूल खान, सीएमओ जयदीप दीपांकर, प्रभारी सीएमओ धनपुरी रवि, करुण त्रिपाठी, उपयंत्री संयुक्त संचालक कार्यालय अजीत तिवारी, सहायक यंत्री संयुक्त संचालक कार्यालय राकेश तिवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग निकुंज कुमार ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। इस फर्जीवाड़े में बकहो की तत्कालीन सरपंच फूलमती सिंह और सचिव समयलाल सिंह के साथ स्थायी कर्मचारी सुरेश चंद्र शुक्ला को भी दोषी पाया गया है। इन तीनों पर भी अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए सीईओ जिला पंचायत और सीएमओ नगर पालिका परिषद पालिका आयुक्त ने पत्र लिखा। जिंदाबाद कमिश्नर साहब, जिंदाबाद कमिश्नर साहब, जिंदाबाद संघर्ष समिति, जिंदाबाद संघर्ष समिति, संघर्ष समिति, जिंदाबाद संघर्ष समिति, जिंदाबाद संघर्ष समिति, जिंदाबाद संघर्ष। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि अपडेट पाए सबसे पहले। आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नाम। तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। सागर के पगारा रोड से पुराने स्लॉटर हाउस की जमीन पर हुए अतिक्रमण मामले में भाजपा नेता सुधीर यादव पर दर्ज मामले को लेकर पूर्व सांसद लक्ष्मी नारायण यादव ने अपना पक्ष रखते हुए मामले को एक नया मोड़ दे दिया है। शनिवार को पूर्व सांसद लक्ष्मी नारायण यादव ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि सत्ता में बैठे कतिपय नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा मेरे पुत्र सुधीर यादव को राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाकर छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। उक्त जमीन पर कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है। लक्ष्मी नारायण यादव ने बताया कि इससे पूर्व उक्त मामले को लेकर मेरे पुत्र सुधीर यादव के खिलाफ लोकायुक्त में शिकायत की गई थी। संयुक्त जांच रिपोर्ट में स्लॉटर हाउस की जमीन पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं पाया गया था। साथ ही हमारे क्रयशुदा और स्लॉटर हाउस की जमीन पर सीमांकन दिनांक से आज दिनांक तक कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया है। मामले को लेकर की गई पत्रकार वार्ता के दौरान पूर्व सांसद लक्ष्मी नारायण यादव ने जमीन से जुड़े दस्तावेज मीडिया के सामने रखे और कहा कि ये सारा घटनाक्रम सत्ता में बैठे नेता के इशारे पर किया गया है। जूता मारा है चार थप्पड़ मार दे दो यार, वो तुम्हारी क्या इज्जत रहती है। हिसाब होगा इसका, हम लगा रहे हैं। कोई भी कर्मचारी आपको ठोक सकता है। हिसाब तुम्हारा कोई नहीं लगा, ये कह रहे थे हटाना बोलो तो मशीन आपने नहीं समझा। देखो 14 घंटे हुए हैं इस सारी घटना। मतलब किसी ने स्थानीय स्तर से भी आप पर संपर्क नहीं किया अभी आपसे, संगठन स्तर पर? ये तो ये फोटो तो ये लगी है, अब उनको उसमें बेचवार देखे हैं तो हम देखिए इसमें तो उसके खिलाफ भी आप लोग कार्रवाई करें, इसके सिवा और कुछ नहीं है। उसको क्यों हम किसी स्लॉटर हाउस जो है सागर का, ये बहुत पुराना स्लॉटर हाउस है जो अशोक कुमार मणिभाई का पुरानी सीए पटेल कंपनी की बाउंड्री से लगते था और उसमें ब्रिटिश टाइम से वो स्लॉटर हाउस चला आ रहा था। ये ज़मीन जो है नगर निगम के अंडर रही है और उससे
पटना खुरई रोड जो है, खुरई रोड से लगी हुई शासकीय भूमि थी। और पगारा रोड जो है, ये पगारा रोड बहुत पुराना है और आगे जाके एक आफट्राक चौकी भी थी अपने पगारा रोड पर, एक अपना खुरई रोड पे है और एक पगारा रोड पर नाले के पहले एक चौकी थी। उसके संबंध में अभी जो है एक फर्जी दस्तावेज का निर्माण किया गया था, जो बेनामा नहीं है, सिर्फ उसमें बेनामा शब्द का उपयोग किया है, बाकी शपथ पत्र के रूप में लिखा है वो। क्योंकि उसमें जो ज्ञानचंद बल्लभ मूलचंद वैश्य महेंद्रगढ़ जिला सरगुजा को इस ज़मीन का मालिक बताते हुए निरपत और उनके लड़के सिद्धिलाल के नाम से वो दस्तावेज तैयार किया गया था। उसमें पीछे जो दस्तखत हैं वो भी आप देखेंगे कि उसमें बेचवार शपथकर्ता वर्ड उपयोग किया है और पैरा क्रमांक 1 लगाए 7 लिखे हैं, जो बेनामा के प्रारूप में नहीं है जी। दूसरी बात, वो जो दस्तावेज है वो रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत पंजीयक यहाँ रजिस्टर्ड भी नहीं है, लेकिन अब लोगों ने किस प्रकार से उसको तैयार किया और कैसे कार्रवाई की। पूर्व सांसद के पुत्र हैं सुधीर यादव, जो उनकी सरकारी ज़मीन को खाली कराने निगम के कर्मचारी गए थे, उनके साथ जुआ झटकी की, अभद्र व्यवहार किया। इस संबंध में पूर्व सांसद के पुत्र सुधीर यादव पर भी FIR हुई है। तो क्या लगता है कि पूरी जो ज़मीन पे कब्जा किया, अवैध तरीके से कब्जा किए थे ये लोग? अब उसके लिए तो अपन वहाँ थे नहीं, तो इस संबंध में तो खैर अपन कुछ नहीं कह सकते क्या हुआ कैसा हुआ। हाँ, इतना बता सकते हैं कि वो ज़मीन जो है स्लाटर हाउस की पहले से रही है जी। तो मतलब अवैध रूप से ये कब्जे किए हुए थे, कुल मिला के ये बात लिखा है ये किए थे या बाकी 5 लोग और थे जी, तो वो थे मौके पर, ये तो अपन नहीं कह सकते भाई, है ना। और जब हमारे पास 2 तारीख को फाइल आई थी तो उसमें एक तो वही लगा था, सिद्धिलाल ने जो ज्ञानचंद से ज़मीन खरीदने का एक दस्तावेज पेश किया है जो शपथ पत्र के रूप में है जी। उसके बाद में एक हरेंद्र खटीक का भी विक्रय पत्र आया था, तो वो हरेंद्र खटीक का जो माने विक्रय पत्र है वो भी बड़ा विचित्र है। वो केवल नगर निगम के कर निर्धारण पंजी के आधार पर वो हो गया, जबकि ला ये कहता है कि कर निर्धारण पंजी जो है ये मालकाना हक का दस्तावेज नहीं होता है। ये बात तो माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश में डिसाइड हो चुकी है। चूँकि आप निगम के अधिकृत तौर पर वकील हैं, अब आगे क्या कार्रवाई करेंगे? अब इसके आगे तो अपन वो तो पावर कलेक्टर को है जी, क्योंकि शासकीय संपत्ति का अगर कोई अवैध विक्रय होता है तो बेनामा शून्य करार किया जा सकता है। रहेगा नामांतरण की बात, तो नामांतरण के लिए आयुक्त जो हैं, आयुक्त तो उसको निरस्त कर सकते हैं, उसमें वो उनका अधिकार क्षेत्र मध्य प्रदेश नगर निगम एक्ट के तहत जो है ये आयुक्त महोदय का अधिकार होता है कि वो उसको निरस्त कर सकते हैं नामांतरण की बात। बेनामा को जो स्वमेव शून्य प्रभावी है, क्योंकि उसमें एक और बड़ी मज़ेदार तथ्य सामने आया है कि वो जो है उसे भले विक्रय पत्र कहा जा रहा है, जबकि वो विक्रय पत्र है नहीं जी। वो मतलब किसी भी भाषा में विक्रय पत्र नहीं माना जा सकता है। तो कुल मिला के जो पूर्व सांसद उनके पुत्र जो कब कह रहे हैं कि मेरी ज़मीन है, कुल मिला के अवैध कब्जा किए हुए थे। अगर दस्तावेजों की बात करें और पुराना स्लेटर हाउस है जो, अब भाई देखो अपने पास जो मेरे पास जो दस्तावेज आए हैं उनसे तो यही प्रतीत होता है कि सिद्धिलाल को जब उसमें संपत्ति का माल का एक FIR दर्ज करवाइए, क्या मामला है? मामला इस प्रकार से है कि पगारा रोड स्थित जो है पुराने स्लाटर हाउस की ज़मीन पर अतिक्रमण हटाने के नगर निगम का मामला गया हुआ था। उक्त जमीन के नापजोख के बाद अतिक्रमण की हटाने की कार्रवाई करने के उपरांत नगर निगम के अमले के द्वारा थाने में उपस्थित होकर एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पत्र के मजमून से प्रथम दृष्टया 420, 467, 468 और 447 IPC का अपराध पाए जाने से उस पर अपराध पंजीयन किया गया। नगर निगम के अमले द्वारा एक अन्य आवेदन पत्र भी दिया गया है कि उसको जो है अपनी कार्रवाई करने में व्यवधान पैदा किया गया है, वो भी अभी इसमें है। और इस कार्रवाई के उपरांत जो है मामला जांच में विवेचना में लिया गया है। विवेचना के बाद इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अपराध पंजीयन जो है सुधीर यादव एवं अन्य के विरुद्ध किया गया है, जो कि विवेचना में है।
नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि अपडेट पाएं सबसे पहले। आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नाम। तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। नगर के सेंट जोसेफ स्कूल धर्मांतरण मामले में सोमवार को स्कूल परिसर में हिंदू संगठनों के कुछ गुस्साए लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया था। स्थानीय पुलिस ने और वीडियोग्राफी से पहचान कर 50 लोगों पर मामला दर्ज किया, जिनमें 4 की गिरफ्तारी बताई गई है। फिलहाल क्षेत्र में स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन आसपास के क्षेत्रों का पुलिस बल बुलाया गया है। चर्च और स्कूल पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। बता दें कि सेंट जोसेफ स्कूल में 8 बच्चों का धर्मांतरण कराने का मामला सामने आया था। कई संगठनों एवं समाजों ने कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन भी दिए हैं। सोमवार को हिंदू संगठनों ने इसका विरोध भी जताया। जिला ब्यूरो चीफ ओम प्रकाश चौरसिया की रिपोर्ट। 50 से 60 लोगों के ऊपर मामला दर्ज किया गया है, लेकिन 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 147, 148 और 427 आईपीसी में। बाकी शेष लोगों की भी गिरफ्तारी जल्दी की जाएगी। किस हिसाब से पहचान की जा रही है मैम? सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनकी पहचान की जा रही है। अभी जो गिरफ्तारी हुई है उन पर कौन कौन सी धारा? 147, 148, 427 आईपीसी। बाकी लोगों को भी मैडम कब तक गिरफ्तारी होगी आपका प्रयास? जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा शेष लोगों को पहचान के आधार पर। मैडम जानकारी लगी वहाँ पर पुलिस प्रशासन टाइम पर नहीं पहुँच पाया था, वहाँ 2 ही बल थे मौजूद? नहीं, हमारा पूरा पुलिस बल मौजूद था। हमारे दोनों थानों का पुलिस बल मौजूद था और मैं स्वयं भी वहाँ पर मौजूद थी। ठीक है, थैंक यू मैम। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि अपडेट पाएं सबसे पहले। आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नाम। तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। अखिल भारतीय यादव महासभा के द्वारा नगर के सेंट जोसेफ स्कूल में धर्मांतरण के विरोध में कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा के ब्लॉक अध्यक्ष संजू यादव एवं यादव समाज के वरिष्ठ देवेंद्र यादव ने कहा कि नगर के सेंट जोसेफ स्कूल में विगत दिनों स्कूल में पढ़ने वाले 8 हिंदू बच्चों को ईसाई धर्म पद्धति अनुसार धर्म परिवर्तन करने हेतु उन पर जल छिड़क कर एवं उन्हें हिंदू से ईसाई बना दिया गया है। जब पढ़ने वाले 8 बच्चों में 6 बच्चे नाबालिग हैं। नाबालिग बच्चों के साथ ईसाई मिशनरी द्वारा प्रलोभन देकर उनका धर्म परिवर्तन किया गया है। समय समय पर ऐसे कई मामले सुनने में आए हैं, लेकिन इन अपराधियों पर कार्रवाई नहीं होती। इसलिए ये दिन प्रतिदिन गैर कानूनी रूप से स्कूल की आड़ में धर्म परिवर्तन का रैकेट चला रहे हैं। सेंट जोसेफ स्कूल भारत माता कॉन्वेंट स्कूल की द्वितीय शाखा है, जो इस प्रकार के कृत्य करने वाले भोले भाले नाबालिग बच्चों को प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने का रैकेट चला रही है। जिला ब्यूरो चीफ ओम प्रकाश चौरसिया की रिपोर्ट। आज कौन सी मांग को लेकर आप लोगों ने ज्ञापन दिया, उसके बारे में बताइए। ईसाई मशीनरियों द्वारा गंज वासोदा में कई सालों से चुपचाप हिंदुओं का धर्मांतरण किया जा रहा है। 20-25 साल पहले भी घटना हुई थी, 7-8 साल पहले भी घटना हुई। अभी पिछले महीने करीब 8 विद्यार्थियों पर जल का छिड़काव करके उन्होंने हिंदू से ईसाई धर्म में परिवर्तन कराया है, जिसका समस्त हिंदू समाज गंज वासोदा विरोध करता है और उनके विरुद्ध प्रशासन से मांग करता है उन पर कड़ी कार्रवाई करी जाए। अगर 7 दिन के अंदर कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो हिंदू समाज विवश होकर उनके खिलाफ आंदोलन प्रदर्शन करने के लिए तैयार है और इसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। आज इसको लेकर हम लोगों ने एक ज्ञापन एडीएम साहब को दिया है, कलेक्टर साहब के नाम और प्रशासन के नाम, जिसको अभी हम लोगों ने दिया है। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि अपडेट पाएं सबसे पहले। आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नाम। तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर।
शहर के सेंट जोसेफ स्कूल में हिंदू संगठन के कुछ गुस्साए लोगों के द्वारा स्कूल परिसर में हंगामा खड़ा कर दिया गया। गुस्साए लोगों ने स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा है। बता दें कि पिछले दिनों सेंट जोसेफ स्कूल के 8 बच्चों के धर्मांतरण का मामला सामने आया था। लगातार पिछले दिनों ज्ञापन दिए जा रहे हंगामे को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी शहर के स्थानीय चर्च, भारत माता कॉन्वेंट स्कूल और सेंट जोसेफ स्कूल में पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। विगत दिनों सोशल मीडिया पर एक मिशनरी स्कूल में बच्चों के धर्मांतरण कराने की चर्चा हो रही थी। नगर में सेंट जोसेफ स्कूल नाम का सोशल मीडिया पर धर्मांतरण को लेकर चर्चाओं में था। सोशल मीडिया पर एक फोटो भी पोस्ट की गई थी जिसमें बच्चों के ऊपर जल छिड़ककर उन्हें ईसाई बनाकर धर्मांतरण करने की बात कही जा रही थी। घटना के बाद नगर के अन्य मिशनरी स्कूल एवं चर्च पर सुरक्षा प्रबंध कर दिए गए थे। घटना के बाद स्कूल प्रबंधक ने पुलिस एवं प्रशासन पर आरोप लगाया है कि स्कूल के घेराव की पूर्व सूचना के बाद भी पुलिस एवं प्रशासन द्वारा सुरक्षा हेतु उचित प्रबंध नहीं किए गए। हम आपको बता दें, जिस समय पथराव किया जा रहा था उस समय सेंट जोसेफ स्कूल के अंदर 12वीं क्लास के बच्चों के एग्जाम चल रहे थे। करीब 14 बच्चे जो एग्जाम दे रहे थे वो स्कूल के अंदर ही थे। तोड़फोड़ के समय बच्चे डर गए। साथ ही स्कूल का स्टाफ भी स्कूल में मौजूद था। स्कूल प्रबंधन ने स्कूल में किसी भी तरह से बच्चों के धर्मांतरण वाली बात को एक सिरे से नकार दिया। बजरंग दल ने भी धर्मांतरण के मामले में जांच की मांग करते हुए धर्मांतरण करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। सर, ये उसके बारे में मैंने मीडिया से पता चल गया। ऐसा एक लेटर मीडिया से सेंट जोसेफ स्कूल के नाम पर ऐसा एक फैला दिया। एक कन्वर्शन चला रहा है। हिंदू धर्म का 8 बच्चों को ईसाई बना दिया। वो लोग पत्र में लिखा गया है वो बच्चों का नाम, वो बच्चे का कोई इधर ही नहीं पड़ता है। फिर अक्टूबर 31 तारीख डेट डाल रखा है। तो 31 अक्टूबर संडे इतवार है। ये इतवार में कोई टीचर्स और कोई बच्चे स्कूल में आने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये मुद्दा कैसे हुआ है मुझे समझ में नहीं आ रहा। कैसे हुआ मुझे पता नहीं। हमारा चर्च में और कुछ प्रोग्राम हमारा ही बच्चों का होता है तो फिर कोई हिंदू धर्म का और कोई बाहर का कोई नहीं है। ये स्कूल में ऐसा एक प्रोग्राम नहीं हुआ है। मुझे ऐसा वाला 8 बच्चे इधर ही नहीं पढ़ता है। मुझे ये बच्चों के और बच्चों के पेरेंट्स के बारे में कोई जानकारी नहीं। अभी जो तोड़फोड़ हुई है उस समय स्कूल में कौन कौन लोग मौजूद? अभी मैंने कल रात को टीआई साहब थाना प्रभारी को भी, एसपी साहब को भी लेटर भेज दिया और डीएम साहब को भी मैंने खबर दे दी। सबको दे दिया था, डीएम साहब को भी दे दिया था। ये ऐसा होने वाला मैं मीडिया से पता चल गया था। ये मुद्दा ऐसा पत्थर मारा है, पूरा पत्थर बहुत नुकसान हो गया। कम से कम 8-10 लाख का हमारा नुकसान हुआ। इस समय यहाँ पर कौन कौन मौजूद था? अभी सीबीएसई का परीक्षा चल रहा है। बच्चे +2 का बच्चे को परीक्षा लिखा है। मैंने सुबह सीबीएसई ऑफिस आरओ भोपाल को मैंने इन्फॉर्म कर दिया था मैडम को, मैडम ऐसा होने वाला है, कुछ हो गया तो बच्चों को परीक्षा मैं क्या करूं। आपके वजह से ही आपको डीएम का मैडम ने बोला डीएम साहब का नंबर देने के लिए। मैंने डीएम साहब का नंबर मैडम को भेज दिया गया था। अभी मैं ये प्रोग्राम इधर लोग इकट्ठे होने के बाद भी, इतना न्यूज़ देने के बाद भी, सब लोगों को मैंने इन्फॉर्मेशन अथॉरिटी को देने के बाद भी इतना लोग इकट्ठे होने की शुरुआत में पत्थर मारने के टाइम पर एक ही पुलिस को 2 पुलिस को मैंने गेट के सामने देखा। आपने प्रशासन को पहले ही सूचना किस चीज़ को लेकर दिया गया? किस तरह के प्रशासन? विगत कई दिनों से सेंट जोसेफ स्कूल धर्मांतरण को लेकर सुर्खियों में था। इसमें हमारे राष्ट्रीय बाल आयोग ने भी इसको संज्ञान में लेकर माननीय कलेक्टर साहब को लेटर लिखा था कि इसकी जांच करी जाए कि 8 बच्चों का जो ईसाई पद्धति से धर्मांतरण हुआ है वो 8 बच्चे कौन हैं। लगातार चर्च के माध्यम से आदिवासी वनवासी भाइयों का और हिंदू भाइयों का लोभ और लालच देकर शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर उनका धीरे धीरे धर्मांतरण किया जा रहा है। एक तरफ स्कूल में हिंदू मान्यताओं पर प्रतिबंध लगाया जाता है और इतवार को चर्च में आने के लिए प्रेरित किया जाता है। दिसंबर माह में 1 हफ्ता के लिए चर्च द्वारा जो आयोजन किया जाता है उसमें पालक, अभिभावक और बच्चों के लिए बुलाने के लिए उसमें एक तरह से प्रेशर डाला जाता है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उच्च शिक्षा मंत्री, माननीय कलेक्टर महोदय से मांग करते हैं कि अगर किसी भी तरीके से मिशनरी अगर धर्मांतरण का काम करेंगे, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू जागरण मंच, विद्यार्थी परिषद और संपूर्ण हिंदू समाज इसका विरोध करेगी और लगातार इसमें विरोध भी कर रही है। और जी
स्कूल संचालन के लिए दान में दी गई जमीन, तो क्या दानदाता से दवा बनाया जाएगा? आपको पहले कह दिया गया? हमारी तरफ से पर्याप्त पुलिस व्यवस्था के इंतजाम थे और उनको रोकने की कोशिश भी की है और उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है। स्कूल प्रबंधन का आरोप है कि पुलिस विभाग माननीय कलेक्टर महोदय को कल रात को सूचना दी गई, इसके बाद व्यवस्था थी और यहाँ बल लगाया गया है और अभी सब बच्चे सुरक्षित हैं। कोई यहाँ कोई नर्स भी यहाँ मेरे पीछे खड़ी हुई है, जो देखिए आप ये लेफ्ट हैंड पे, ये सब स्वस्थ महसूस कर रही हैं। इनके सामने टीआई एक शेयर टीआई मौजूद है। इनका ही ओके इनको बड़े क्या